ये समझ लीजिए कि आपको ज्यादातर ज्योतिष का भाग क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप जो भी पढ़ेंगे उसको पढ़ने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। ठीक है। हेलो, मेरी आवाज क्लियर जी है? मैम। हाँ जी मैम। ठीक है। अभी आज आ रही है मैम। आज से हम लोग शुरू करते हैं ग्रहों के स्वरूप और उनके कारकत्व के बारे में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सूर्य के बारे में। ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है क्या? नहीं मैम, अभी तो नहीं दिख रही। अभी नहीं दिख रही है, ओके। दिखेगी कहाँ से? अभी मैंने शेयर ही नहीं किया स्क्रीन। लगता है आप चेक करते रहते हो हमें। चेक करना जरूरी है ना। सो तो नहीं जाओगे नहीं तो? पता तो नहीं चलता मैम, रहना चाहिए मुझे। मैम आपने बोला था ना कि आप मुझे सिखा के रहोगे, लेकिन आपने मैम चैलेंज मेरे एक्सेप्ट को कर लिया। क्लियर नहीं है। तो आप सीख रही हो मतलब। हाँ जी। बिल्कुल, यही तो चाहिए मुझे। हम्म। आप देखिए, स्क्रीन दिख रही है? अच्छी हाँ बड़ी जी दिख मैम। रही है? हाँ जी मैम। जी दिख रही है मैम। अच्छा, पेपर और पेन लेकर के बैठिएगा साथ में। मैम लेके बैठे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है? सूर्य जगत की आत्मा है। जब सूर्य निकलता है, सूर्य को रिमूवर ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है। जैसे ही सूर्य निकलता है, अंधकार समाप्त हो जाता है, सभी को पता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य केवल धरती का ही अंधकार दूर नहीं करता, सूर्य हमारे जीवन का भी अंधकार दूर करता है। सूर्य को रिमूवर ऑफ डार्कनेस भी कहा गया है। शास्त्रों में, बृहद पराशर पुराण शास्त्र में सूर्य को डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द सिंस भी कहा गया है, यानी कि सभी पापों का अंत करने वाला भी कहा गया है। सूर्य जगत की आत्मा है। सूर्य हमारी भी आत्मा है। देखिए, हमारा शरीर दूषित हो सकता है, हवा दूषित हो सकती है, पानी दूषित हो सकता है, लेकिन क्या कभी आत्मा दूषित होती देखा है? आत्मा दूषित होती है किसी की? नो मैम। कभी नहीं। नो मैम। इसीलिए सन इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी। प्योरिटी क्यों? क्योंकि अग्नि कभी भी दूषित नहीं होती। अग्नि शुद्धता का प्रतीक है, अग्नि शुद्ध करती है, अग्नि तारती है, अग्नि तारणहार है। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम अग्नि को में आहुति देते हैं और कहते हैं कि हमारी आत्मा को शुद्ध करो। यही है ना? स्वाहा करते हैं और प्रार्थना करते हैं अग्निदेव से कि हमारे घर को, हमारी आत्मा को शुद्धि प्रदान करो। सूर्य क्या है? सूर्य तेज है, सूर्य प्रतिष्ठा है, सूर्य अग्नि है, सूर्य की रश्मियां, सूर्य का प्रकाश, सूर्य ऊर्जा है। सूर्य आत्मविश्वास का कारक है। सूर्य जीवन शक्ति प्रदान करता है। जैसे ही सूर्य निकलता है, सारे तारे, सारा अंधकार, पूरी रात में जो जितनी भी नेगेटिविटी होती है, सब चीजें छट करके एक तरफ और सूर्य का प्रकाश एक तरफ, और शुरुआत होती है एक नए जीवन की, नई जिंदगी की, नई ऊर्जा की। जब हम किसी समस्या में बहुत ज्यादा फंसे होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। नई शुरुआत कैसे? यानी कि ये जो समय है, इसे अंधकार मान लो, और इसके बाद जो हम निर्णय लेंगे ना, जब हम निकल कर आएंगे उससे, तो हम अंधकार से निकल के आएंगे प्रकाश की ओर। यही सूर्य करता है हमारे साथ। सूर्य हमें प्रकाश देता है और ये कहता है कि पिछली रात तक जो भी परेशानियां, जो भी समस्याएं, जो भी चीजें तुम्हारे जीवन में बुरी हुई है, उन सबसे बाहर निकलो और मेरे साथ फिर से एक नया दिन देखो। आपको पता है, हम बहुत लकी हैं। बहुत सारे लोग बहुत लकी होते हैं जो अगले दिन का सूर्य का प्रकाश देखते हैं। नहीं तो जो लोग रात में सोने जाते हैं, उनमें से 10% लोग सोते ही रह जाते हैं, वो सुबह उठ ही नहीं पाते हैं।
कल का दिन जो है हमारे जीवन में क्या लेकर के आएगा, क्या नई शुरुआत होगी, हम क्या चीजें नई शुरू करेंगे, क्या पॉजिटिव होगा, क्या अच्छा होगा, ये सब कब डिसाइड होता है? जब पुरानी रात बीत चुकी होती है। कुंडली देखते समय सबसे पहली जो स्थिति देखी जाती है वो लग्न और लग्नेश की देखी जाती है। उसके बाद सूर्य को देखा जाता है। यही कुंडली देखने का नियम होता है। सबसे पहले लग्न देखिए कितने अंश का है, उसकी क्या स्थिति है, फिर लग्नेश देखिए कहाँ बैठा है, कहाँ स्थित है, कितने अंश का है, किन ग्रहों के साथ बैठा है, किन ग्रहों को देख रहा है या किन ग्रहों की उस पर दृष्टि है। इसके बाद में सूर्य को देखा जाता है कि सूर्य आपकी कुंडली में कैसे हैं। कहते हैं अगर कुंडली में अकेला सूर्य ही बलवान हो तो पूरी कुंडली को तार देता है। ऐसे व्यक्ति को किसी और चीज की जरूरत ही नहीं होती। सूर्य और चंद्रमा दो ग्रह ऐसे हैं। हमारी कुंडली में इसको पिता का स्थान दिया गया है और हमारे जीवन में भी सूर्य को पिता का स्थान दिया गया है। कहते हैं जब शादी होती है, शादी के बाद में जब गर्भाधान का प्रोसेस शुरू होता है तो सूर्य पिता के द्वारा माता के गर्भ में प्रवेश करता है और उसी प्रकार कहते हैं जैसे ही उसके अंदर आत्मा आती है, कहते हैं कि अब जीव हो गई, धड़कन आ गई। धड़कन आ गई मतलब आत्मा का वास हो चुका है। वो हमारे आसपास घूमती रहती है और जैसे ही जिस शरीर के लिए उसको निर्धारित किया गया है वहां पर सूर्य सबसे पहला जो ग्रह प्रभावित करता है वो सूर्य करता है। वॉम्ब के अंदर, कोख के अंदर छोटे बच्चे को, क्योंकि वो उसको आत्मा देता है। जैसे ही आत्मा आ गई उसके बाद आंख, नाक, कान और ये वो सारे अंग बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो सूर्य तो हमारे साथ वहां से है, हमारी जीवन की यात्रा से है, जहां से हमारी यात्रा शुरू हुई वहां से है। और जहां तक हमारे जीवन की यात्रा जाएगी वहां तक सूर्य साथ रहेगा, क्योंकि वो वहां से आत्मा निकल के फिर चली जाएगी। और हमारा जो शरीर है जो पंच तत्वों से मिलकर के बना है वो पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी मैम। हम्म। जी जी। सूर्य ग्रहों का राजा है, बहुत तेज युक्त होता है, प्रकाश युक्त होता है। उसका प्रकाश देखिए, उसकी किरणें देखिए, उसके आगे कोई ग्रह नजर नहीं आता। जब तक सूर्य आकाश में है तो केवल सूर्य रहता है, उसका प्रभुत्व रहता है, उसका वर्चस्व रहता है। कोई ग्रह उसके सामने नहीं टिकता, कोई अंधकार उसके सामने नहीं आता। बहुत तेज युक्त है। सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले सूर्य ही दिखा। कहा जाता है कि चैत्र मास शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि होती है उस समय पर सबसे पहले सूर्य लंका में देखा गया था। लंका से, श्रीलंका जो है वहां से सबसे पहले सूर्य देखा गया पहली बार। लगभग 4,32,00,000 वर्ष पूर्व की बात है ये, 4,32,00,000 वर्ष पहले की बात है ये। आकाश में पहला ग्रह होने के कारण इसको आदित्य कहा जाता है। सभी देवताओं की माता है अदिति और चूंकि सूर्य उनके सबसे पहले पुत्र हैं तो उनको आदित्य कहा गया। और भी कई नामों से जाना जाता है, भास्कर भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं। सन तो बहुत बाद में कहने लगे। सन तो तब कहने लगे जब इंग्लिश भाषा का विकास हुआ, इंग्लिश भाषा आई, लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। तब जाकर के इसको सूर्य कहा गया। हमारे ग्रंथ जो कि बहुत पुराने हैं, ऋग्वेद है सबसे प्राचीन जो वेद है हमारा, ऋग्वेद है, उसमें इसको सौर कहा गया है। जो जिक्र कहा गया है सूर्य का वो सौर के नाम से कहा गया। हर मास में अलग अलग नाम से जाना जाता है। प्रत्येक मास में इसकी संक्रांति होती है, हम सभी को पता है, लेकिन हम जानते हैं मकर संक्रांति के नाम से। 12 मास होते हैं, 12 महीनों में अलग अलग राशियों के अंदर ये प्रवेश करता है। मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है।
समस्त जड़ चेतना को चेतना देने वाला होता है। यानी कि जैसे ही सूर्य निकलता है, जितना भी आलस है, अंधेरा है, सब दूर हो जाता है। जितने भी निष्प्राण है, सब में प्राण पड़ जाता है और वापस से एक नया जीवन शुरू होता है। वनस्पतियां जितनी है हमारे आसपास, पेड़ पौधे हैं, जितनी भी औषधियां हैं, उन जितने भी फूल हैं, पुष्प हैं, उन सबका द्योतक माना जाता है। और सूर्यमुखी तो आपको पता ही है कि जैसे सूर्य निकलता है उसकी तरफ से मुंह करके, और जिस जिस दिशा में सूर्य छिपता है वहां तक सूर्यमुखी उसको देखता ही रहता है। आत्मा का कारक है, शरीर में हड्डियों का अधिपति इसको माना गया है, पिता का नेतृत्व करता है हमारे जीवन में, और कर्म स्थान का कारक ग्रह माना गया है। कर्म स्थान का कारक ग्रह मतलब कुंडली में दशम भाव जो होता है वो कर्म स्थान माना गया है, और उसका कारक ग्रह यानी कि वहां पर सूर्य बलि माने गए हैं, पूर्ण बलि माने गए हैं दक्षिण दिशा में। मैंने आप लोगों को दिशाएं बताई थी ना कुंडली की, कुंडली की दिशाएं बताई थी ना मैंने। हाँ जी मैम। तो 10वां भाव जो है वो दक्षिण दिशा में आता है, और दक्षिण दिशा में सूर्य पूर्ण बलि माने जाते हैं। अगर सूर्य 10वें भाव में है तो ये समझ लीजिए कि पूर्ण बल के साथ है वहां पर, व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, सरकार से सहायता मिलेगी ही मिलेगी। जन्म कुंड कहा जाता है कि जन्म कुंडली में सूर्य जिस स्थान पर बैठते हैं, जिस भाव के अंदर बैठते हैं, आपकी उत्पत्ति का कारण उस भाव से जुड़ा होगा। आपका जन्म क्यों हुआ है, किस प्रयोजन के लिए हुआ है, उसका जो कारण है वो उस भाव में होगा, उस भाव के अंदर होगा, आपको वो ढूंढना पड़ेगा। जैसे दशम भाव में अगर सूर्य बैठे हुए हैं तो आपका जन्म कर्म करने के लिए हुआ है। फिर आलस्य, आराम त्याग दीजिए। अगर आपका जन्म, अगर आपका सूर्य छठे भाव में बैठा हुआ है तो छठा भाव सेवा का भी भाव होता है। आपका जन्म सेवा के लिए हुआ है, फिर आप सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा करिए, जितने भी लोग मिले सेवा का कार्य करिए, मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए, सेवा करिए लोगों की, अपना अहम त्याग दीजिए। सूर्य को पितरों का कारक भी माना गया है, जगत की उत्पत्ति का कारक भी सूर्य ही है। जो भी जातक सूर्य से प्रभावित होंगे उनके अंदर अहम होना, आत्मविश्वास होना ज्यादा पाया जाता है, अग्नि तेज होगी, पित्त प्रकृति के होंगे। सूर्य की जो दृष्टि होती है वो बताई गई है कि मधु के समान, मधु यानी शहद, शहद के समान पीले रंग की होती है, पीले वर्ण वाली। ऐसा जातक जो होगा थोड़ा सा चौकोर शरीर का होगा, मध्यम कद होता है ऐसे व्यक्ति का, क्षत्रिय है तो सात्विक क्षत्रिय है ये। क्षत्रिय दो ग्रह माने गए, मंगल और सूर्य। मंगल जो है वो तामसिक में आता है, सूर्य सात्विक में आता है। यानी कि क्षत्रियो जैसा बिहेव तो होगा, गुस्सा भी होगा, अहम भी होगा, लेकिन उसके बाद भी अपनी सात्विकता को बनाए रखता है। इसलिए ये राजा है, इसलिए ये प्रबल क्षत्रिय है, इसलिए ये प्रजा का भरण पोषण करने वाला है। इसीलिए इसको पाप ग्रह ना मान करके क्रूर ग्रह कहा गया है। बहुत अच्छे टीम लीडर होते हैं ऐसे लोग जिनका सूर्य बली होता है, सरकार पर उच्च पद पर होते हैं, सरकार में। पित्त प्रकृति का होगा ऐसा व्यक्ति, कम केशों वाला हो सकता है, यानी कि बाल उसके कम होंगे, खास करके अगर लग्न में बैठा हो सूर्य तो।
ग्रहों में कहा जाता है कि सबसे कमजोर जो होता है वो शनि माना गया है। शनि से जो बलि होता है वो मंगल है, मंगल से बलि बुध है। लिख लीजिए इसको आप। सबसे कमजोर शनि, शनि से बलि मंगल, मंगल से बलि बुध, बुध से बलि गुरु, गुरु से बलि शुक्र, शुक्र से बलि चंद्रमा और सबसे बलि सूर्य को माना गया। ये उत्तरोत्तर निसर्ग बलि होते हैं, अधिक निसर्ग बलि होते हैं। मैम एक बार बुध के बाद दोबारा रिपीट कर दो। शनि, मंगल, बुध, गुरु। मैम हाँ जी, हाँ जी बताइए प्रांशी जी। रिपीट आप स्टार्टिंग से ही कर दीजिए। ओके, सबसे कमजोर जो होता है वो शनि माना गया है, शनि के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, हाँ जी बोल दीजिए। बुध के बाद गुरु, गुरु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद चंद्रमा और सबसे बलि सूर्य को माना जाता है। ओके मैम। मेष में उच्च के होते हैं, सभी को पता ही है। मेष राशि में उच्च के होते हैं सूर्य। सिंह राशि में 0 से 20 अंश तक सूर्य मूल त्रिकोण राशि के होते हैं और उसके बाद 21 से 30 अंश तक स्वक्षेत्रीय होते हैं, स्वग्रही माने गए हैं। स्वग्रही मतलब अपने घर के। सूर्य राजा है, सरकार का प्रतिनिधित्व भी सूर्य करते हैं, केंद्र सरकार का। दो सरकार होती है, राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करते हैं और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व सूर्य करते हैं। जब सूर्य को ग्रहण लगता है, राशियों के हिसाब से देखा जाता है, तो उसके बाद कहा जाता है कि कुछ जगह सरकारों में तख्ता पलट हो सकता है और ऐसा होता भी है, क्योंकि जो केंद्र सरकारें होती है उसका सूर्य प्रतिनिधित्व करते हैं। जरूरी नहीं हमारे देश में, कहीं भी किसी भी देश में हो सकता है, दुनिया में कहीं भी। प्रसिद्धि के कारक भी सूर्य देव होते हैं। आप अपने जीवन में कितने गेन्स करेंगे, कितनी प्रसिद्धि पाएंगे, सही पाएंगे या कलंकित पाएंगे, सब चीजों का प्रतिनिधित्व सूर्य करते हैं। व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा जिदपना होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, बात बात पर व्यक्ति गुस्सा करने लगता है, मतलब आपका सूर्य कमजोर है। दाई आंख जिसकी कमजोर होगी, नर्व्स कमजोर हो जाएंगी, तो कुंडली में सूर्य कमजोर है, क्योंकि दाई आंख का प्रतिनिधित्व भी सूर्य करते हैं। सूर्य ग्रह पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ता। जब सूर्य निकलते हैं तो व्यक्ति अपना आलस्य त्याग कर अपने काम पर लग जाता है, जो वो कर्म करने आए उस पर लग जाता है, अपनी पूजा पाठ करता है, दिन भर की अपनी दिनचर्या बनाता है, आलस को त्याग करके। और जो शनि प्रभावित व्यक्ति होते हैं वो आलसी होते हैं, उनको रात में ज्यादा जागते हुए, ज्यादा कार्य करते हुए देखा जाता है। ये कहते हैं कि जब सूर्य आते हैं तो शनि का प्रभाव समाप्त हो जाता है। उसका कारण है कि सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उसमें सूर्य जो शनि है वो सबसे ज्यादा दूर स्थित है।
आप लोगों के साथ एक पीपीटी शेयर करती दिख रही है क्या? हाँ जी दिख मैम, रही दिख है रहा मैम। दिख रही है, लेकिन उल्टी दिख रही है ना। अब देखिए। हाँ जी मैम। ओके। अब देखिए, जो पुराना मत है, जो पुराने ऋषि मुनि हमारे रहे हैं, उनका ये मानना था कि ये मैं कर्सर चला रही हूँ, दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ जी मैम। ओके। उनका ये मानना था कि भूमि जो पृथ्वी है वो सेंटर में स्थित है, ठीक है, और बाकी के जो ग्रह हैं वो भूमि का चक्कर लगाते हैं, भूमि की परिक्रमा करते हैं, हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये है भूकेंद्रिक थ्योरी, जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने अपने योग के बल पर, अपने तप के बल पर निकाली। उनके हिसाब से, चूंकि उनके पास उतने आधुनिक यंत्र नहीं थे, तो उन्होंने ये सोचा कि चूंकि सूर्य एक तरफ से निकलता है, दूसरी तरफ छिप जाता है, तो बहुत सारी चीजें हैं, उसको देख करके उन्होंने लगाया कि हमारी भूमि केंद्र में है, और उसके बाद जो कक्षा है वो चंद्रमा की है, फिर बुध की है, फिर शुक्र की है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, फिर बुध की कक्षा है, फिर शुक्र की है, फिर सूर्य की कक्षा है, उसके बाद मंगल की है, फिर गुरु की है, और सबसे अंत में शनि की है। लेकिन सन 550 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ। आर्यभट्ट ने अपनी कई सारी थ्योरीज दी, और आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो एक क्रांति आई वो आर्यभट्ट के बाद आई। ये कौन है जो हमेशा लेट ज्वाइन करते हैं? अंकिता जी बहुत लेट है, आप क्लास ज्वाइन करने में, टाइम नहीं देखा था आपने? राधे राधे मैम, मुझे लगा कि 6 बजे हो चुका है, इसीलिए मैं देखी नहीं भाई हूँ आप फिर। लोग लिंक पर देखते क्यों नहीं है? उस पे क्या लिखा हुआ है? 6 बजे क्या लिखा हुआ था? टैरो की क्लास। अच्छा, तो 6 बजे कैसे हो दोनों जाएगी? चलेगा? डेली दोनों चलेगा? नहीं, डेली नहीं चल रहा है, वो बस आज ही के लिए था। और टैरो भी चला है मैम? नहीं नहीं। ओके, वही पूछना, इसी वजह से लेट हो गया। नहीं नहीं, आप लोग टाइम तो देखा करिए, मैं तो भेजती भी हूँ ना उसके नीचे लिख करके कि क्लास 9 बजे से है। चलिए शुरू करते हैं। आर्यभट्ट जब आए तो आर्यभट्ट ने बहुत सारी चीजों की का पता किया, बहुत सारे यंत्र बनाए, यंत्रों के द्वारा थ्योरी निकाली, थ्योरी निकाल करके ये बताया, और गणित में जो सबसे बड़ी क्रांति हुई वो आर्यभट्ट के समय से ही हुई। उन्होंने बहुत सारी गणितीय प्रक्रियाओं के द्वारा ये सिद्ध किया कि एक्चुअली में पृथ्वी सेंटर में नहीं है, सूर्य सेंटर में है। सूर्य की जो साइज है वो इतना बड़ा है कि ऐसी 10 लाख पृथ्वियां जो है वो सूर्य के अंदर समा सकती हैं। सूर्य के अंदर गुरुत्वाकर्षण है, इसीलिए इसी गुरुत्वाकर्षण के चलते हुए ही सभी ग्रह जो है वो उसकी परिक्रमा करते हैं, और सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है,
इसके बाद में सबसे नजदीक में बुध है। आप देखेंगे कुंडली में तो सूर्य और बुध आसपास ही रहते हैं। उसका कारण यही है कि सूर्य के सबसे निकट बुध है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। फिर शुक्र है। सूर्य के एक घर आगे या एक घर पीछे शुक्र बैठता है। उसके बाद भूमि आती है। भूमि यानी पृथ्वी आती है। पृथ्वी की कक्षा है। पृथ्वी अपनी जगह पर भी घूमती है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है, जिसकी वजह से दिन और रात का चक्र हमारे यहाँ होता है। पृथ्वी की परिक्रमा करता है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन चंद्रमा हमारी पृथ्वी पर इतना ज्यादा प्रभाव डालता है, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर, पृथ्वीवासियों पर, तो उसको भी ज्योतिष में ग्रह माना गया। उसके बाद आता है मंगल। मंगल की कक्षा है। भूमि के बाद में मंगल की कक्षा है। मंगल को भूमि का पुत्र भी कहा जाता है। कुछ जगह भूमि का भाई भी कहा गया है मंगल को। उसके बाद आता है गुरु। जुपिटर। जुपिटर ग्रहों में सबसे बड़े आकार का है। सबसे ज्यादा बड़ा जो है वो जुपिटर है सारे ग्रहों में। सूर्य से भी बड़ा वो जुपिटर है। उसके बाद आता है शनि। शनि की कक्षा सबसे अंत में है और आप देखेंगे इसीलिए सूर्य शनि जो है वो सबसे धीरे चलता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है वो शनि तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। तो शनि अपनी कक्षा में अपनी गति पे धीरे धीरे घूमता रहता है। क्योंकि उससे पहले गुरु ग्रह पड़ जाते हैं तो कई बार शनि जो है वो उनके अंधेरे में, उनकी छाया में भी छिप जाते हैं। इसीलिए लोगों को रिजल्ट मिलने में देरी होती है। यहाँ तक क्लियर है? ये थ्योरी क्लियर है सबको? जी अब मैम। देखिए इसके ब्रह्मांड की बिल्कुल सेंटर में सूर्य है और सूर्य के प्रकाश से ही सभी ग्रह प्रकाशित है। तो सूर्य की पावर का अंदाजा आप यही लगा सकते हैं कि अगर एक दिन सूर्य नहीं निकलेगा तो हमारा क्या होगा। सूर्य पर जब थोड़ी देर के लिए ग्रहण लगता है, जब राहु ग्रहण लगाता है, तब क्या होता है? अंधेरा है, सूर्य क्या रोशनी है। राहु क्या है? भ्रम है। राहु धुआं है उसको ढक लेता है। जब ढक लेता है उसके बाद जब सूर्य निकलता है, ऐसा तो है नहीं कि वो इतना सूर्य बहुत पावरफुल है, ऐसा तो नहीं है कि उसको पूरा दिन के लिए ढक लेगा। कुछ देर के लिए उसको ढकता है, वापस से जब सूर्य निकलता है तो नई शक्ति, नई ताकत, नई ऊर्जा के साथ निकलता है। और यही से कहते हैं कि वापस से नई शुरुआत होती है। जब कोई व्यक्ति किसी परेशानी में बहुत ज्यादा लंबे समय तक घिरा रहता है और वो नई शुरुआत के बारे में सोचता है, तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा आती है, ऑटोमेटिक आती है, अपने आप आती है, अंदर से आती है। जब हम अपनी आत्मा में झांकने का प्रयास करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस किस लक्ष्य के कारण हमारा जन्म हुआ है, हम इस जीवन में क्या करने आए हैं। तो क्या होता है कि राहु रूपी ग्रह जो है वो ग्रहण लगाने आ जाता है। आपको बहुत सारे थॉट्स आते हैं मन में, बहुत सारी चीजें होती हैं कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। भ्रम की स्थिति पैदा होती है, मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ, मुझे नहीं सोचना है, मैं तो खाओ पियो मस्त रहूं वाला कॉन्सेप्ट रहना चाहिए मेरे साथ में। तो राहु आपको आपकी आत्मा के अंदर झांकने नहीं देता। लेकिन अगर सूर्य बली है तो आप आज नहीं तो कल आत्ममंथन जरूर करेंगे। भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान सूर्य की आराधना की और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया। सबसे पहले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ वहीं से उपजा, वहीं से जन्म लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जितनी ताकत मुझे सूर्य दे सकता है, क्योंकि सूर्य सात्विक है, सूर्य क्षत्रिय भी है लेकिन सूर्य सात्विक भी है। मंगल की आराधना तो नहीं की उन्होंने सूर्य की आराधना की और उनसे ये प्रार्थना की कि मैं क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए भी सात्विक ही रहूं,
या सात्विक तरीके से ही आपकी तरह अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करूं, यानी कि गलती से भी मुझसे कोई गलती ना हो। और गलती हुई क्या कि उनसे ब्राह्मण का वध हुआ, उसका पश्चाताप उन्होंने किया बाद में। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? लेकिन इसके अलावा उन्होंने कोई अधर्म नहीं किया, किसी स्त्री को हानि नहीं पहुंचाई, किसी तरीके का कोई अधर्म किया, किसी को छल कपट से नहीं मारा। 3, 6, 10वां और 11वां भाव जो होता है वहां पर सूर्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहता है कि सूर्य अगर वहां बैठ जाए तो व्यक्ति को बेस्ट रिजल्ट देता है। क्यों? बताइए क्यों? तीसरे भाव को क्या कहते हैं? तीसरे, छठे और 11वें भाव को कहा गया है त्रिषडाय, 3 षड आय। यानी कि तीसरा भाव जो है वो लोभ का भाव है, छठा भाव जो है वो षड यानी रिपु भाव है, षड रिपु का भाव है, और 11वां भाव हमारी इच्छाओं का भाव है। ये तीनों ही चीज होती है जो हमसे पाप कराती है। यही तीनों चीज होती है जिनके आसपास हमारा जीवन घूमता रहता है। आज ये मिल जाए, आज मेरे पास छोटी गाड़ी है, कल को बड़ी आ जाए, आज मेरे पास एक ही ड्रेस है, कल को 10 मिल जाए। इंसान उसको पाने के चक्कर में बहुत सारी चीजें खराब करता रहता है। अगर सूर्य यहाँ बैठता है तो वो आपके लोभ को भी खत्म करेगा, आपके षड्रिपु पर भी कंट्रोल करेगा और आपकी इच्छाओं को भी कंट्रोल करेगा। और 10वां भाव तो सूर्य का है ही। इसलिए कहा जाता है कि अपनी आत्मा को जानने के लिए सूर्य की पूजा करनी चाहिए। जो ज्योतिषी होते हैं उनको कहा जाता है कि अगर आपको अपनी वाक सिद्धि करनी है, वाणी सिद्ध करनी है, तो आपको भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सुबह उठ करके जल देना चाहिए, अपने सारे कार्य दिन में करने चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। इससे सूर्य मजबूत होता है कुंडली में। सूर्य के मंत्र करने चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है हाँ यहाँ जी, तक? ठीक है। हाँ जी मैम। अब आप लोग सूर्य के कार्य तत्व लिखिए फटाफट। मैं बोलती हूँ, आप लोग लिख दीजिए। सूर्य आत्मा का कारक है। आत्मा ऊर्जा का कारक है, जीवन शक्ति का, आत्मविश्वास, सरकारी पद, प्रशासन, नेतृत्व की क्षमता, कड़वी दवाएं, वृक्ष, सोना गोल्ड, पिता, उच्च अधिकारी, युद्ध में आपका पराक्रम। युद्ध में पराक्रम मंगल से भी देखते हैं और सूर्य से भी देखते हैं। अगर आत्मविश्वास ही नहीं होगा तो व्यक्ति युद्ध में जाएगा ही नहीं। दवाइयां, किसान, प्रतिष्ठा,
सम्मान, राजनीति, ज्योतिष, दाईं आंख, मस्तिष्क, प्रकाश, ऊर्जा, सिर और दिमाग के रोग, हड्डी टूटना और हड्डियों के रोग, ज्वर, हृदय, हार्ट, रक्त संचार प्रणाली, सोना लिख लिया, तांबा, माणिक्य रत्न, अनामिका उंगली, आदि का कारक सूर्य है। सूर्य से संबंधित कैरियर लिखिए, कार्य, सूर्य से संबंधित कार्य, नेत्र चिकित्सा यानी के आई स्पेशलिस्ट जो होते हैं, आईज के डॉक्टर, शरीर विज्ञान, बॉडी एनाटॉमी होता है ना, एनाटॉमी बोलते हैं, प्राणी शास्त्र, क्या मैम? प्राणी शास्त्र, प्राणी शास्त्र, राजभाषा, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। प्राणी शास्त्र को इंग्लिश में बोलेंगे जूलॉजी, साइंस का स्ट्रीम होती है ये। प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, चिकित्सा, राजनीति, और जीव विज्ञान यानी के बायोलॉजी। इससे रिलेटेड कार्य पर्सन कर सकता है जिसका भी कुंडली में सूर्य अच्छा होगा या दशम भाव में होगा या दशमें इसके साथ संबंध बना रहा होगा या लग्न इसके साथ संबंध बना रहा होगा। अब बताइए आपके प्रश्न।
ये राजनीति के बारे में लिखा आपने? हाँ जी। चिकित्सा प्रशासन लिखवाया आपने ना? इसके बाद चिकित्सा राजनीति उसके बाद क्या है? जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी, ठीक है जी। हो गया यहाँ तक? अब बताइए आपके प्रश्न। कविता जी समझ में आ गया? हाँ जी मैम। अब आपको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कहीं भी अगर किसी कुंडली दे दी जाए और सूर्य की स्थिति आप देख करके आप बता सकती हैं कि व्यक्ति का प्रभाव व्यक्तित्व जो है वो किस तरीके का होगा? कंफ्यूजन तो नहीं होगा? बोलिए कहाँ गई? मैम कोशिश कर सकते हैं। हाँ अभी कोशिश ही करनी है, अभी तो बहुत नया है आप लोगों के लिए। मैं ये हाँ नहीं जी मैम। कहूंगी एकदम से एक्सपर्ट हो जाओगे। इस रिकॉर्डिंग को कई बार सुनना। कुछ चीजें हाँ जी मैंने मैम। इसमें बताई हैं जो आप लोगों ने नोट नहीं की है, उनको जरूर नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? हाँ जी मैम। हाँ रतिराम जी कोई प्रॉब्लम बताइए? नहीं मैम, अभी तो कोई नहीं है। क्लियर है? प्रांशी जी वो तो बताइए, कोई सवाल? तो ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है ना, समझ में आया आपको? मैं आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही मुझे। अच्छी अंकिता मैं जी बोल रही हूँ ऐसे है ना, हाँ आवाज बताइए। ब्रेक होती है, तो मेरा थोड़ा बीच में रह गया है। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देखना, रिकॉर्डिंग में सब चीजें हो गई हैं, उसको देख करके लिख लेना नोट्स, है ना? हाँ हाँ वही करूँगी। हाँ कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डिंग से करके लिखना, क्योंकि मैंने कोई नोट्स तैयार नहीं किए इसके लिए। मैंने ऐसे ही खुद से जो मुझे आता है वैसे ही पढ़ाया आपको। हाँ जी मैम। अंकिता जी कोई प्रॉब्लम? नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। वो मैं पूछ रही पिछला थी रिवीजन टैरो किया? क्लास कब से चलेगा? टैरो क्लास तो चल रहा है, कल? शुरू हो गया, 2 क्लास हो गई आज, सेकंड क्लास की। हाँ, मुझे नहीं पता था। नहीं नहीं आप लोगों के लिए है नहीं, आप लोग को जुड़ने के लिए मैंने लिंक डाल दिया था, अगर किसी को जुड़ना है तो जुड़ सकता है, तो दूसरी क्लास में। मुझे करना है मैम टैरो ही। करना है तो उसके लिए आपको मेरे बैच में ऐड होना पड़ेगा। और फिर से मतलब पे करना पड़ेगा? जी बिल्कुल। मेरे भैया बोल रहे थे टैरो क्लास ही है ये। कौन सा मैं वाला? टैरो ही, यही वाला। नहीं ये टैरो क्लास लग रही है आपको? ये टैरो क्लास नहीं है, ये ज्योतिष की क्लास है। मैं टैरो ही समझ करके मैं उनसे बोली कि वैदिक क्लास चल रहा है, बोल रहा है कि स्टार्ट में थोड़ा वैदिक पढ़ाएंगे ना, तो इसीलिए मैं आपसे कुछ पूछी नहीं, भैया से बात की थी। हम उनसे कई बार बोल चुके, कह रहे हैं नहीं वैदिक स्टार्ट में थोड़ा पढ़ाएंगे नहीं तब ना टैरो चलेगा। तो आपने मुझे बताया ही नहीं था एडमिशन के टाइम पे कि आपको टैरो पढ़ना है। आपने मेरे को कहा मेरे को ज्योतिष पढ़ना है। और मैम मैं वैदिक पढ़ चुकी हूँ। अच्छा अच्छा तो आपको हाँ बताना तो चाहिए था। आपने कहा मेरे हाँ। को थोड़ा थोड़ा आता है, यही बोला था ना आपने कि मुझे थोड़ा थोड़ा आता है। वो टैरो का थोड़ा बहुत आता है, भाई लोग पढ़ते थे तो वहां से मैं देखी थी। अच्छा टैरो का हाँ, बैच तो अभी 2 दिन पहले ही शुरू हुआ है, आपका बैच तो कब का शुरू हो चुका था, ये वाला तो फरवरी में जी हो तो गया। मैं क्या करूँ? तो मैं क्या करूं? चलिए आपसे बात करती हूँ कल, आप फोन करिएगा। ओके मैम। कब तक? कब तक? मतलब सुबह कब करिएगा, टाइम बताइए। सुबह 11 बजे के आसपास करिएगा। ओके मैम, ओके। राधे ठीक है, राधे। चलिए राधे राधे, सभी को राधे राधे।